औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लक़द खलक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम। बेशक अल्लाह ताला ने इंसान को बेहतरीन सिफ़ात के साथ पैदा किया है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अज़ीज़ शुरका NDS क्लास, अस्सलामु अलैकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग पूरी लगन, तवज्जो और जोश व जज्बे के साथ क्लास में हाज़िर होंगे। अज़ीज़ तलबा व तलबात, आज का जो लेक्चर है ये पहले लेक्चर की तरह ही बड़ा ही इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए, और आपने दिलजमी के साथ पूरी तवज्जो के साथ इस लेक्चर को सुनना है और अपने पास नोट करना है। डियर पार्टिसिपेंट, आज का जो मैसेज है वो है ऑनेस्टी इज द मेन पिलर फॉर डेस्टिनी। जो ईमानदारी होती है ये इंसान के मुकद्दर का एक आम पिलर है, आम स्तून है। दुनिया में जब इंसान तरक्की करता है, इंसान बुलंदी की तरफ जाता है, तो जो ईमानदारी होती है वो इंसान के लिए एक बड़ा ही वर्किंग टूल के तौर पे काम करती है। और ईमानदारी वो चीज़ होती है जो कि अल्लाह ताला इसके ज़रिए इंसान को अपने मकसद की तकमील में मदद फराहम करते हैं। जिन लोगों ने दुनिया में अपनी किस्मत बनानी होती है, बड़े मकाम पे पहुंचना होता है, वो ईमानदारी के ज़रिए, मेहनत के ज़रिए, डेडिकेशन के ज़रिए आगे पहुंच सकते हैं। कुरान पाक का भी एक बड़ा असूल है कि क़द अफ़लह मन तज़क्का, कि वो इंसान यकीनन कामयाब होता है जो कि तज़किया नफ्स करता है, यानी कि ईमानदारी को अपनी ज़िंदगी का वतीरा बनाता है। तो बच्चों, आप लोग क्योंकि आइंदा ज़िंदगी में इंशाअल्लाह टीचर बनने जा रहे हैं, आप लोग अपनी ज़िंदगी का ओढ़ना बिछोड़ना ईमानदारी का बनाएं, ताकि जब अल्लाह ताला की ज़ात पाक आपको मौका दें तो आपकी हदायत के मुताबिक बच्चे भी जो हैं वो ईमानदारी के रास्ते पे आएँ। तो इस तरह एक बहुत ही अच्छा और करप्शन से पाक माशरा और मुल्क बनेगा। और मैं समझता हूँ कि इसमें जिन लोगों का रोल होगा उनके लिए ये एक बेहतरीन सदका जारिया होगा। तो इसलिए जो ईमानदारी है ये बेसिकली इंसान का रवैया बनाती है, अच्छा रवैया बनाती है, और ईमानदारी के साथ अल्लाह ताला की जो मदद है ये भी आती है, ये याद रखिएगा। आज बच्चों जो सब्जेक्ट मैंने आपको पढ़ाने हैं इसमें इस्लामियात है, एक इसमें कश्मीर स्टडी है जिसका दूसरा नाम कश्मीरियात है, तीसरा सब्जेक्ट जनरल नॉलेज है जिसको करंट अफेयर्स भी कहते हैं, और चौथा पेडागोजी है। जो पेडागोजी का वो सिलेबस जो कि NDS में गवर्नमेंट ने पास की है, कुछ M.Ed का है, कुछ B.Ed का, कुछ MA एजुकेशन का है, उसमें से मैंने पेडागोजी बनाई हुई है। और उसके बाद इंग्लिश है जो कि कंटेंट्स के मुताबिक आपके NDS के सिलेबस में दी गई है, वो भी शामिल है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इस्लामियात से। पहला सवाल है, हु इंट्रोड्यूस द हरकत ऑन द होली कुरान, यानी जो होली कुरान है, इन द होली कुरान, यानी कि कुरान पाक पे जो हरकत हैं। बच्चों, हरकत ज़बर ज़ेर पेश को अरबी ज़बान में हरकत कहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। एक होती है फतह, कसरा, जम्मा, यानी कि ये तीन इनके नाम हैं, इन तीनों को हरकत कहते हैं। ज़बर ज़ेर और पेश को हरकत कहते हैं। तो ये कुरान पाक के ऊपर सबसे पहले किसने लगवाए? हज्जाज बिन यूसुफ सकफी ने लगवाए थे। यानी हज्जाज बिन जो यूसुफ था, जिसको दुनिया बहुत ही जालिम हुक्मरान के तौर पे जानती है, और जिसके बारे में किताबों में ये लिखा हुआ है कि उसने 1,20,000 बंदों को अपने हाथों से कत्ल किया तलवार के जरिए। लेकिन उसका ये एक बहुत बड़ा कारनामा है कि उसने कुरान पाक पे ज़बर ज़ेर पेश, जिनको हरकत कहते हैं, ये लगाए, ताकि अरबी जो लोग थे ना वो कुरान पाक ज़बर ज़ेर पेश के बगैर ही पढ़ लिया करते थे, उनके लिए तो कोई मसला नहीं था। लेकिन जो गैर अरबी थे, जिन्हें अजमी कहते हैं, जैसे हम लोग हैं, तो हमारे लिए ये एक बहुत बड़ा मसला था। तो इसलिए उसने आसानी के लिए
जो लोग अरब के अलावा थे उनकी आसानी के लिए उसने कुरान पाक पे ये आराब लगवाए, हरकत या यानी कि आराब। तो कुरान पाक का सबसे पहले आराब यानी कि जबर जेर पेश किसने लगवाए? हज्जाज बिन यूसुफ ने लगवाए। व्हेन टू कब लगवाए थे? इन द ईयर ऑफ 43 हिजरी यानी 43 हिजरी को, यानी कि 13 यानी 43 हिजरी को उन्होंने ये लगवाए थे। आगे बच्चों सवाल है, इन द ईयर ऑफ 40 ये तो 43 हिजरी को हज्जाज बिन यूसुफ ने कुरान पाक के ऊपर आराब लिखाए। और आराब क्या है? हरकत है, बेसिकली जबर जेर पेश उसने लगवाई थी। दूसरा सवाल है, हु इंट्रोड्यूस द शाद एंड मद, यानी कि कुरान पाक के ऊपर शाद और मद किसने लगवाई? तो ये जो शाद और मद होती है ये हज्जाज बिन यूसुफ ने नहीं लगवाई थी, ये खलील बिन अहमद बसरी हैं उन्होंने लगवाई थी। ये हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के गालिबन गुलाम थे। तो खलील बिन अहमद बसरी हैं, इन्होंने कुरान पाक की मुख्तलिफ जगहों पर शाद और बाज़ जगहों पर जो मद होती है वो लगवाई थी। शाद जब आ जाती है किसी लफ्ज़ के ऊपर तो वो हरफ 2 बार पढ़ा जाता है। और जब मद होती है, मद की 2 किस्में होती हैं, एक मद मुतसिल होती है, एक मद मुनफसिल होती है। तो एक जो मद होती है उसको थोड़ा लंबा करना होता है जिस लफ्ज़ के ऊपर आए, और एक मद को ज़्यादा लंबा करना होता है, ये आपको पता ही है। तो बहरहाल ये खलील बिन अहमद बसरी ने लगवाए थे। आगे बच्चों इस्लामियात का यह है कि फर्स्ट मंजिल ऑफ कुरान इज स्टार्टेड फ्राम, कुरान पाक की जो 7 मंजिलें हैं उनके हवाले से जिक्र है। जो पहली मंजिल है ये सूरह फातिहा से शुरू होती है और सूरह निसा तक चलती है। यानी कुरान पाक की जो पहली मंजिल है ये सूरह फातिहा से शुरू होती है और सूरह निसा तक चलती है। और जो दूसरी कुरान पाक की मंजिल है, आपको पता है ना कि कुरान पाक में टोटल 7 मंजिलें हैं। यानी कि जो कुरान पाक जो है ये 7 मंजिलों से ये मुराद है कि कुरान पाक के ये 7 हिस्से किए गए हैं कि हर इंसान को रोजाना एक मंजिल पढ़नी चाहिए। इस तरह 7 दिनों में वो कुरान पाक पढ़ सकता है। तो पहली मंजिल सूरह फातिहा से सूरह निसा तक, दूसरी मंजिल कुरान पाक की सूरह माइदा से शुरू होती है और सूरह तौबा तक है, और तीसरी मंजिल सूरह यूनुस से शुरू होती है और सूरह नहल तक है, और जो चौथी मंजिल है कुरान पाक की वो सूरह बनी इसराइल से शुरू होती है और वो सूरह फुरकान तक है। आपने पेपर में ये आमतौर पर ये बना होता है जी कि यानी कि थर्ड मंजिल कुरान पाक की जो है ये कहाँ से स्टार्ट होती है। तो नीचे 4 ऑप्शन होते हैं। जब आपको पता होगा कि जो तीसरी मंजिल है ये सूरह यूनुस से शुरू होती है तो आप आराम के साथ जवाब दे सकेंगे। और ये भी हो सकता है कि सूरह यूनुस से शुरू होती है और सूरह नहल तक जाती है ना, आगे सूरह ये लिखा होता है सूरह यूनुस 2, आगे सूरह नहल लिखा होगा ऑप्शन, दूसरा होगा सूरह नहल यानी सूरह यूनुस 2, आगे हो सकता है किसी और सूरत का नाम हूद का लिख दें, तीसरा सूरह यूनुस 2। तो इस तरह बंदा कंफ्यूज हो जाता है। लिहाजा ये दोनों मैंने इसलिए लिखे हैं कि आपको दोनों याद रहेंगे ना, तो फिर जिस शक्ल में भी कोई सवाल पूछने वाला पूछेगा तो आपके लिए फिर प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सूरह फातिहा का सिर्फ ये नहीं याद करना कि पहली मंजिल सूरह फातिहा से शुरू होती है, ये भी याद करना है कि वो सूरह निसा पे जाके खत्म होती है। पहली मंजिल का आगाज सूरह फातिहा से होता है और सूरह निसा पे जाके उसका इख्तिताम होता है। दूसरी मंजिल का आगाज सूरह माइदा से होता है और सूरह तौबा पे जाके इख्तिताम होता है। तीसरी मंजिल का आगाज सूरह यूनुस से होता है और सूरह नहल पे जाके इख्तिताम होता है। चौथा जो है ये आगाज ये सूरह बनी इसराइल से शुरू होती है और सूरह फुरकान तक यानी कि ये मतलब है कि इसका एंड होता है। इसी तरह आगे चलते हैं। जो 5वीं मंजिल है कुरान पाक की वो सूरह शुरा शीन ऐन रे अलिफ हमजा सूरह शुरा से शुरू होती है जो 5वीं मंजिल है और ये सूरह यासीन तक जाती है। 6ठी मंजिल सूरह वल सफात यानी वल साफात से शुरू होती है यानी 23वां पारा, ये 23 पारा नंबर है। सूरह साफात वहां पे आपने पढ़ी होगी। सूरह साफात से मंजिल ये शुरू होती है और सूरह हुजरात तक जाती है। और ये जो नीचे लिखा हुआ है ना 5th, ये बेसिकली 5th नहीं है बल्कि इसको मैं जरा थोड़ा सा सेट कर लूं, ये 7th है, ये 7th मंजिल है। नीचे लफ्ज भी 7 लिखा हुआ है लेकिन वो थोड़ी सी ना गलती हो गई है तो मैं अभी ये गलती दुरुस्त कर देता हूं कि यहाँ पे बच्चों आता है 7, ये अभी मैं दुरुस्त कर देता हूं 7th SEVENTH, यस
सेव मैंने कर दिया इसको, और अभी अच्छा फिर पहले भी चला गया, ठीक है जी। ये तो ये बच्चों जो 7th मंजिल है कुरान पाक की, ये बच्चों शुरू होती है सूरह काफ से और सूरह नास तक है, यानी कि एंड तक है। इस तरह कुरान पाक की ये जो 7 मंजिलें हैं ये मुकम्मल हो जाती हैं। एक बार फिर देख लें, पहली मंजिल सूरह फातिहा से शुरू होती है सूरह निसा तक, दूसरी मंजिल सूरह माइदा से शुरू होती है सूरह तौबा तक, तीसरी मंजिल सूरह यानी यूनुस से शुरू होती है सूरह नहल तक, चौथी सूरह बनी इसराइल से शुरू होती है सूरह फुरकान तक, पांचवी सूरह शुरा से शुरू होती है सूरह साफा यानी यासीन तक, और छठी सूरह साफात से शुरू होती है सूरह हुजरात तक, और सातवीं जो है ये सूरह काफ से शुरू होती है सूरह नास तक। उसके बाद बच्चों इस्लामियात के बाद आगे आ जाएगा कश्मीरियात या कश्मीर स्टडीज। बच्चों आज़ाद कश्मीर का जो सबसे पहला सदर था उसका नाम क्या था? फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ आज़ाद कश्मीर, तो उनका नाम था सरदार मोहम्मद इब्राहिम खान। आज़ाद कश्मीर के जो पहले सदर थे उनका नाम था सरदार मोहम्मद इब्राहिम खान, और आज़ाद कश्मीर के जो पहले वज़ीर आज़म थे उनका नाम था खान अब्दुल हमीद खान। ये दो लफ्ज़ आपको याद हो गए, पहले वज़ीर आज़म का नाम भी याद होगा और पहले सदर का भी होगा। पहला वज़ीर आज़म था यानी कि खान अब्दुल हमीद खान, और जो पहले प्रेसिडेंट थे उनका नाम था सरदार मोहम्मद इब्राहिम खान। ये मैं आपको बताता चलूँ कि आज़ाद कश्मीर का जो पहला बाज़ाब्ता ना ये इलेक्शन के ज़रिए पहला ये वज़ीर बना था। उससे पहले वैसे नाम नहाद यानी कि वो मतलब वज़ीर जैसे गुलाम नबी गुलकार था वो नाम नहाद वज़ीर आज़म बना, लेकिन वो इलेक्शन के बाद नहीं। जो इलेक्शन के बाद बाज़ाब्ता पहले वज़ीर आज़म बना वो खान अब्दुल हमीद खान है। अच्छा बच्चों, अब कुछ आज़ाद कश्मीर ये दो तो मैंने सवाल लिख दिए हैं। अब कुछ आज़ाद कश्मीर के कुछ इलाके हैं जिनके कुछ हीरो हैं, जिन हीरो को हम कभी नहीं भूल सकते। इनको कहते हैं फातिहा मीरपुर या फातिहा। जिस बंदे ने सिखों से आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ ज़िले आज़ाद करवाए, वो जो हीरो था उसको विक्टोरियस कहा जाता है, उर्दू में उसे फातिहा कहा जाता है। तो विक्टोरियस मीरपुर किसे कहा जाता है? कैप्टन खान मोहम्मद खान को। यानी कि मीरपुर का जो शेर है, मीरपुर का जो शेर दिल बादशाह है, या मतलब है समझ लें शेर दिल जो बंदा फातिहा है, तो वो फातिहा कौन था? कैप्टन खान मोहम्मद खान। ये बात आपने याद रखनी है, पेपर में आती है कि जिस तरह हम कहते हैं ना कि पाकिस्तान का बानी कौन है, तो आप सबको पता है कायदे आज़म है। तो इसी तरह ये मतलब कुछ लोग थे, क्योंकि आज़ाद कश्मीर में एक वक्त आया कि जो डोगरे हैं ना उनके अंडर ये चला गया था। अंग्रेज़ों ने जब खरबेचा तो डोगरों के अंदर में चला गया। फिर यहाँ पे कुछ लोग मुसलमान थे, इस इलाके में उनकी आबादी ज़्यादा थी, तो उन लोगों ने फिर ये क्या किया कि इन इलाकों को आज़ाद करवाया। इन इलाकों को आज़ाद करने में जो लोग इनके लीडर बने, जो जिन्होंने अपनी क़यादत में इन इलाकों को आज़ाद करवाया, वो इस इलाके के फातिहा ठहरे। तो मीरपुर के फातिहा कौन है? कैप्टन खान मोहम्मद खान। इसी तरह बाग का फातिहा कौन है? कैप्टन हुसैन खान शहीद। यह कैप्टन हुसैन खान शहीद ये बड़ा मशहूर इंसान है। ये इन्होंने सिर्फ बाग के ये फातिहा नहीं है बल्कि ये रावला कोट के भी फातिहा हैं। अगर वो बोले कि फातिहा है यानी फातिहा बाग कौन है, यानी बाग को फतह करने वाले कौन है या रावला कोट को फतह करने वाले कौन है, तो उनका नाम कैप्टन हुसैन खान शहीद है। ये कैप्टन हुसैन खान ये वही आदमी है जिनके नाम पर रावला कोट में कॉलेज भी बना हुआ है। ये वही आदमी है जिनके नाम पर हुसैन खान शहीद गांव भी बनाया गया है। और एक उसी इलाके में एक बड़ा मशहूर मकाम है जिसका नाम है शहीद गला, वो भी इन्हीं के नाम पे बनाया गया है। तो ये कैप्टन हुसैन खान शहीद जो है इन्होंने बाग को रावला कोट को आज़ाद करवाया, लिहाजा ये इस दोनों ज़िलों के यानी कि फातिहा बने। उसके बाद आगे आता है विक्टोरियस ऑफ कोटली। कोटली का कौन है फातिहा? तो उसका नाम है सही दलेर। जो सही दलेर थे ये बेसिकली कोटली के बहुत बड़े मिसाल के तौर पर फातिहा थे। ये मुख्तलिफ जो मुजाहिदीन हैं, मुख्तलिफ जो साथी हैं, जो लोग मतलब जानसार थे, रज़ाकार थे, उनको साथ लेके तो कोटली पर हमला करके यानी कि वहाँ से इन्होंने सिखों को, डोगरों को वहाँ से भगाया। तो लिहाजा वहाँ पर इन्होंने अपना कब्जा किया। तो लिहाजा समझ लें कि इस इलाके के ये फातिहा कहलाते हैं। उनका नाम था सही दलेर।
उसके अलावा विक्टोरियस मुजफ्फराबाद का कौन है फातिहा? तो मुजफ्फराबाद के जो विक्टोरियस हैं फातिहा हैं उनका नाम है मेजर खुर्शीद अहमद। मेजर खुर्शीद अहमद जो हैं इन्होंने मुजफ्फराबाद जो है इस इलाके को इन्होंने अपने कब्जे में लिया था। तो ये था बच्चों कश्मीरियात के हवाले से, कश्मीर के हवाले से मालूमात। अब कुछ किताबें लिखी गई हैं कश्मीर पे। ये किताबें बहुत मशहूर किताबें हैं, पेपर में अक्सर इनका जिक्र आता है, एक आध किताब का लाजमी पूछा जाता है, इसलिए ये मैंने नोट की हैं। आपको शायद पता है कि नहीं पता कि कश्मीर पर जो सबसे मशहूर तरीन, आला तरीन, बेहतरीन, जबरदस्त तरीन जो किताब लिखी गई है उस किताब का बच्चों नाम है राज तरिंगनी। ये किताब जो है कहते हैं कि अगर ये मजहबी किताब होती तो लोग इस पर भी यकीन कर लेते। ये इतनी ज़बरदस्त किताब है और आज भी ये मतलब ये है कि इसकी जो मालूमात है वो बिल्कुल सही है। ये पहली किताब है जो कश्मीर पे लिखी गई है, ये भी आपके जहन में रहे। यानी कि कश्मीर पर सबसे पहली जो किताब है वो पंडित कुल्हण ने लिखी थी राज तरिंगनी। ये बड़ी मशहूर किताब है। क्या नाम है बच्चों इसका? राज तरिंगनी इसका नाम है। ये पंडित कुल्हण ने लिखी थी। उसके बाद बच्चों एक और किताब लिखी, उसका नाम है आतिशे चिनार। ये किताब शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने लिखी थी और इस किताब का नाम है आतिशे चिनार। ये शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ये वही बुजुर्ग हैं जिनकी वजह से आज तक हमारा जो कश्मीर है इसका मसला जो अभी तक हल नहीं हो रहा और रास्ते में अटका हुआ है। इनकी कुछ सियासत ऐसी थी कि जिसकी वजह से ये कश्मीर का मसला अभी तक हल नहीं हो सका। तो राज तरिंगनी लिखी पंडित कुल्हण ने, आतिशे चिनार ये किताब लिखी शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने। तीसरी किताब है कश्मीर उदास है, बड़ी मशहूर किताब है ये भी। ये लिखी थी प्रोफेसर महमूद हाशमी ने। प्रोफेसर महमूद हाशमी साहब ने ये बड़ी खूबसूरत किताब लिखी है और इसका नाम है कश्मीर उदास है। चौथी किताब का नाम है कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। ये आज़ाद कश्मीर के सदर भी रहे हैं और वज़ीर आज़म भी रहे हैं सरदार अब्दुल कय्यूम खान, जो कि सरदार अतीकुर रहमान साहब के वालिद मोहतरम हैं, फौत हो चुके हैं कुछ अर्सा पहले हुए। तो इन्होंने मिसाल के तौर पर ये किताब लिखी थी। नीला बट पे इनका जो यानी कि फायर है ये बड़ा मशहूर है, इसलिए इनका जो नीला बट का फायर है इतना मशहूर हुआ कि उसकी वजह से इनको आज़ाद कश्मीर की कई बार क़यादत करने का मौका मिला। तो इस तरह कश्मीर के बारे ये 4 किताबें लिखी गई हैं। पहली किताब का नाम राज तरिंगनी जो कि कश्मीर की तारीख पर सबसे पहली किताब लिखी गई थी और इसके राइटर का नाम था पंडित कुल्हण। दूसरी किताब है आतिशे चिनार, ये शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने लिखी थी किताब, ये भी बड़ी मशहूर और मारूफ किताब हुई है। तीसरी किताब कश्मीर उदास है, ये किताब लिखी थी प्रोफेसर महमूद हाशमी साहब ने और ये भी बड़ी मशहूर किताब है। और चौथी लिखी थी कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, ये सरदार यकूम अहमद खान साहब ने किताब लिखी थी जो कि बड़ी मशहूर और मारूफ हुई है। ये 4 किताबें हैं। अजीज तलबा व तालबात ये पेपर में आती हैं, वहाँ पर ये पूछा जाता है कि हु इज़ द राइटर ऑफ राज तरिंगनी। आपको यू मस्ट बी अवेयर पंडित कुल्हण ये पूछा जाता है हु इज़ द राइटर ऑफ आतिशे चिनार। आपको पता होना चाहिए शेख मोहम्मद अब्दुल्ला। वहाँ पे लिखा होता है कि कश्मीर उदास है, हु इज़ द राइटर ऑफ दिस बुक, यू मस्ट बी अवेयर प्रोफेसर महमूद हाशमी। वहाँ पे लिखा होता है कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, द बुक वेरी फेमस बुक, हु इज़ द राइटर ऑफ दिस बुक। तो आपको पता होना चाहिए सरदार अब्दुल कय्यूम खान। ये 4 किताबें आपने अभी याद करनी हैं। 3 किताबें और इम्पॉर्टेंट है, वो नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। मेरी ये कोशिश होती है कि आपको सिस्टमेटिकली सबक याद करवाया जाए, एकदम सारी चीज़ें दे दी जाए तो फिर बच्चों के लिए उनको अज़बर करना, याद करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए बच्चों मैं आपको आपकी नफ्सियात के मुताबिक, सिलेबस के मुताबिक थोड़ा थोड़ा करके सबक देता हूँ ताकि आप इसको याद करें। उसके बाद बच्चों आगे जनरल नॉलेज है, जनरल नॉलेज या करंट अफेयर। आज मैंने एक ऐसे यानी कि टॉपिक को लिया है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है और जिसके अंदर मालूमात ही मात है और जो आपके पेपर का बड़ा लाजमी हिस्सा होता है।
उसमें बच्चों है सार्क। ये सार्क क्या है, ये मेरे बच्चों जरा गौर से बात सुनेंगे तो आपको पता चलेगा। सार्क स्टैंड्स फॉर सदर्न साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ये एक बेसिकली यानी कि समझ लें कि तंजीम बनी थी, ऑर्गेनाइजेशन बनी थी। इस ऑर्गेनाइजेशन में 8 मुल्क थे और ये देखा ना, ये साउथ एशियन जो मुल्क हैं, साउथ एशियन वो मुल्क हैं जो एशिया के यानी कि जनूब में वाक़ हैं। जो मुल्क बड़े आज़म एशिया के जनूब में वाक़ हैं, ये मुल्क 8 बड़े मुल्क हैं। इन्होंने आपस में इत्तेहाद किया और इन्होंने बोला जी कि हम अपने इलाके के जो मसाइल उनको खुद हल करें, हम एक दूसरे के मसाएं एक दूसरे की मदद करें। तो इसलिए इन्होंने अपने इलाके की पुरफजा अमन और मतलब तरक्की के लिए ये एक तंजीम बनाई। उस तंजीम का नाम रखा सार्क, सार्क ऑर्गेनाइजेशन या सार्क नाम रखा। तो सार्क बनता, इससे क्या लफ्ज बनता है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। तो इसमें बच्चों मैं उन मुल्कों के नाम बताऊंगा, फिर उनके दारुल हुकूमत का नाम बताऊंगा, फिर उस मुल्क की करेंसी का नाम बताऊंगा ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। तो पहला मुल्क जो है इस सार्क तंजीम का जो रुकन है, मेंबर है, उसका नाम है पाकिस्तान। उसका कैपिटल है इस्लामाबाद और इसकी जो करेंसी है उसका नाम है पाकिस्तानी रुपी यानी पाकिस्तानी रुपया। तो यानी कि सार्क जो ऑर्गेनाइजेशन है इसके 8 मुल्क हैं। 8 में से पहला कौन सा, पाकिस्तान, उसका दारुल हुकूमत इस्लामाबाद और उसका आगे जो करेंसी है वो है पाकिस्तानी रुपया। उसके बाद दूसरा मुल्क इंडिया आ जाता है, उसका दारुल हुकूमत है न्यू दिल्ली और इसका जो करेंसी है इसकी वो है इंडियन रुपी। ये याद रखना, यानी कि पाकिस्तानी रुपी और इंडियन रुपी। आगे बच्चों तीसरे मुल्क का नाम है श्रीलंका। श्रीलंका का जो कैपिटल है बच्चों उसका नाम है कोलंबो और उसका जो यानी कि उसकी जो करेंसी है उसका नाम है श्रीलंकन रुपी, श्रीलंकन रुपी यानी श्रीलंका का रुपया। उसके बाद बच्चों नेपाल है। तो नेपाल में नेपाल के दारुल हुकूमत का नाम है काठमांडू। ये काठमांडो यानी कि काठमांडो और उसके जो करेंसी है उसका नाम है नेपालीज रुपी। बच्चों आप लोगों ये हैरान होंगे ये सुन के कि यहाँ पर 4 मुल्क ऐसे हैं जिनकी करेंसी का नाम रुपी है, पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, नेपाल। आपको ये पता होना चाहिए कि जो रुपया करेंसी है ये बहुत पुरानी करेंसी है। जब हिंदुस्तान था तो वहां पर भी रुपया इस्तेमाल होता था। और आपको पता है कि रुपया का मतलब क्या होता है? रुपया का मतलब ये रुपा बोलते हैं चांदी को। तो ये चांदी से उन्होंने ये नाम लिया करेंसी का। हिंदुस्तान में किसी जमाने में चांदी की बड़ी ज्यादा अहमियत थी, इतनी ज्यादा अहमियत थी, सोने की इतनी वैल्यू नहीं थी जितनी चांदी की वैल्यू थी। और ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी हिंदुस्तान में आई थी ना बच्चों तकरीबन 17वीं सदी में, उनके आने का मकसद भी यही था कि यहाँ के जो लोग हैं ये बड़े खूबसूरत जेवर वगैरह बनाते हैं, ये सोने की चिड़ी है, यहाँ पे मदनियात बहुत ज्यादा होती हैं, यहाँ पे फ्रूट बहुत ज्यादा होता है। तो लिहाजा वो यहाँ के जो मदनियात है, जो मदनियात यानी जो मेटल्स वगैरह थी जिनमें जो चांदी है यानी कि ये सबसे सरेफरीज थी। तो इन चीजों ने उन लोगों को अट्रैक्ट किया था यहाँ पे आने के लिए। तो चूंकि आपको पता होना चाहिए हिंदुस्तान जिस वक्त तकसीम हुआ तो इससे फिर बेशुमार मुल्क आगे आस्ता आस्ता बनते ही गए। श्रीलंका जो है ये भी हिंदुस्तान से यानी कि एक निकला हुआ मुल्क है। इस तरह जो नेपाल है ये भी हिंदुस्तान से निकला हुआ मुल्क है, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर किसी जमाने में तकरीबन 7 से 8 बड़े यानी कि मुल्क होते थे, जिसमें पाकिस्तान भी है, जिसमें बांग्लादेश भी है, नेपाल भी है, श्रीलंका भी है, ईरान का कुछ इलाका है, अफगानिस्तान का कुछ इलाका है, कश्मीर का कुछ इलाका है। ये सारे जो इलाके थे ना ये उस वक्त एक ही हिंदुस्तान कहलाता था। तो इसलिए जब हिंदुस्तान था तो उन्होंने सोच समझ के करेंसी का नाम उस जमाने के हिसाब से कीमती चीज चांदी होती थी उसके नाम पे रखा रुपा। तो रुपा से रुपया बन गया। फिर जो मुल्क इससे अलग हुए उन्होंने फिर वही करेंसी रहने दी, रुपया ही रहने दिया। श्रीलंका लागू हुआ उसने भी रुपये रहने दिया, और नेपाल ने भी वो रहने दिया, पाकिस्तान ने भी वही रहने दिया, और इंडिया ने भी। सिर्फ इन मुल्कों के नाम पहले लग जाते हैं और आगे बेसिकली करेंसी रुपया ही रहती है। ये जो 4 मुल्क हैं। आगे उसके बाद 5वें बच्चों बांग्लादेश है। तो इसका जो दारुल हुकूमत है इसका नाम ढाका है और इसकी करेंसी टका है। इसकी करेंसी का नाम क्या है? टका।
नंबर 6 है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के दारुल-हुकूमत का नाम काबुल है और इसकी जो करेंसी उसका नाम है अफगान अफगानी, यानी कि ये इसकी करेंसी का नाम है। और नंबर 7 पे भूटान। भूटान एक मुल्क है, यानी कि ये भी सार्क जो मुल्क है उसके अंदर आता है। तो इसके दारुल-हुकूमत का नाम थिम्पू है और इसकी जो करेंसी है वो है नगलट्रम। इसी तरह बच्चों मालदीप है, ये लिखा मालदीप जाता है, पढ़ा मालदीप पे मालदीप पढ़ा जाता है और लिखा भी मालदीप जाता है, इंग्लिश में मालदीप लिखा जाता है। तो इसकी जो करेंसी है इसका नाम, इसका जो दारुल-हुकूमत है इसका नाम है, ये मेल नहीं आपने से पढ़ना, माले, MALE, यानी कि ये लफ्ज माले है, माले, यानी कि मालदीप का जो दारुल-हुकूमत है उसका नाम माले है, MALE माले, और इसकी करेंसी का नाम है रुफिया, यानी कि रुफिया, ये इसकी करेंसी का नाम है। तो इस तरह बच्चों मैंने जनरल नॉलेज में आज एक जो सार्क तंजीम बनी थी, यानी कि जो साउथ एशियन कंट्रीज थे 8 मुल्क उनकी बनी थी, मैंने 8 मुल्कों के नाम आपको बताए हैं, उनके दारुल-हुकूमत मैंने बताए हैं और उनकी करेंसी का नाम मैंने आपको बताया है। ठीक है, अभी आगे चलते हैं। आगे आ जाती है पेडागोजी। मैंने आपको बता दिया कि जो पेडागोजी है ये आपकी सारी की सारी निसाब के मुताबिक NDS के सिलेबस के मुताबिक होती है। वैसे पेडागोजी बहुत बड़ा समुंदर है, इस पर आप लोग 20 साल भी तैयारी करते रहे तो ये मुकम्मल नहीं होती, किताबें सिर्फ पढ़ते रहे, इतना बड़ा समुंदर है। तो इसलिए आप लोग को मैं यही बात बार बार समझा रहा हूं, बता रहा हूं, सिखा रहा हूं कि जो सिलेबस के अंदर पेडागोजी है ना, हमें वही याद करनी चाहिए। आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट ने जो NDS के टेस्ट के लिए पेडागोजी के जो कंटेंट्स रखे हैं वो 41 कंटेंट्स हैं, और पिछले साल जो पहले उन्होंने रखे थे वो कंटेंट्स और थे, और ये तकरीबन बहुत सारे यानी कि डिफरेंट हैं अभी। तो ये 41 जो कंटेंट्स हैं ये जदीद हैं, इनमें कम से कम 25 तो ऐसे हैं जो कि आपने नाम ही नहीं जिंदगी में सुना होगा। तो इसलिए बच्चों पेडागोजी एक बड़ा वसी समुंदर है। तो अभी मैं स्टार्ट करने लगा हूं, जरा आप सुने। आज मैंने जो टॉपिक लिया है वो लिया मैंने करिकुलम डेवलपमेंट का लिया है। इससे पहले मैं आप लोगों को यानी कि स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से जो 3 बड़े स्टाइल हैं, जिसमें अथॉरिटेरियन स्टाइल है, डेमोक्रेटिक स्टाइल है, लेसे फेयर स्टाइल है, ये मैं पढ़ा चुका हूं। तो आज मैंने करिकुलम जो टॉपिक है वो मैंने लिया वहाँ से जो कि निसाब में था। करिकुलम क्या होता है? ओवरऑल एक्टिविटीज़ ऑफ एन इंस्टीट्यूशन, किसी भी इदारे की जो सारी की सारी एक्टिविटीज़ होती हैं वो करिकुलम होता है। करिकुलम का मतलब सिर्फ निसाब नहीं होता, करिकुलम के अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, आपकी किताबें भी आ जाती हैं, आपकी असम्बली भी आ जाती है, आपके स्कूल की जो बज़्म-ए-अदब है वो भी आ जाता है, स्कूल बच्चा जो कुछ सीखता है वो सब कुछ आ जाता है। बच्चे स्कूल गेट के अंदर जब दाखिल होते हैं पूरा दिन जो कुछ वो सीखते हैं वापस गेट से बाहर आने तक वो सारे का सारा करिकुलम है। अब बच्चों ये है कि जो करिकुलम है इसके कंपोनेंट्स कितने होते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ करिकुलम बच्चों ये याद रखिएगा, पेपर में ये अक्सर आते हैं, ये 4 हैं। नंबर 1 है, ये मैं बच्चों जितने सवाल मैं लिखता हूँ ना आपके लिए बनाता हूँ, इस पर मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, 4 से 5 घंटे लगते हैं, तब जाके ये एक लेक्चर तैयार होता है। तो फिर उसके बाद डेढ़ घंटा लगा के फिर उसको मैं यानी कि डिलीवर करता हूँ। तो इसलिए इसको बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, किताबें इकट्ठी करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो कंपोनेंट्स ऑफ करिकुलम कौन सा है? ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि कंपोनेंट्स ऑब्जेक्टिव्स, मेथड्स, कंटेंट्स और एवेल्युएशन। यानी कि याद रखिएगा कि करिकुलम के जो कंपोनेंट्स हैं वो 4 हैं, और वो 4 कौन कौन से? ऑब्जेक्टिव्स हैं, मेथड्स हैं, कंटेंट्स और एवेल्युएशन। ये 4 चीज़ें याद रखना आगे बहुत काम आएंगी। आगे नंबर 3 है, इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ करिकुलम इज टू हेल्प टू अचीव द, यानी जो करिकुलम है यानी कि जो निसाब है इसका सबसे बड़ा मकसद क्या होता है? निसाब क्यों बनाया जाता है? किताबें क्यों बनाई जाती हैं? बच्चे को स्कूल क्यों भेजा जाता है? जो बच्चा होता है उसको क्यों असेंबली में भेजा जाता है? बच्चा क्यों ब्रेक करता है? बच्चा स्पोर्ट्स में क्या सीखता है? बच्चा बज़्म-ए-अदब में क्या सीखता है? स्कूल की 2 दीगर एक्टिविटीज़ में क्या सीखता है? तो ये सारे के सारे
इसलिए बच्चे से ये काम करवाए जाते हैं कि कुछ ऑब्जेक्टिव होते हैं, कुछ मकासद होते हैं जो कि हासिल करने होते हैं, तो उनके लिए ये सारा कुछ करवाया जाता है। कुछ मकासद होते हैं कि जो बच्चा है उस कुछ मतलूबा से इंप्रूव करती हैं, जो कि ऑब्जेक्टिव होता है। ऑब्जेक्टिव को हासिल करने के लिए हम क्या करते हैं, करिकुलम को बनाते हैं। यानी कि करिकुलम का सबसे आम जो फैक्टर है वो यही है कि इज टू हेल्प टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स, के हम ऑब्जेक्टिव अपने मकासद हासिल करें। नंबर 4 है करिकुलम डेवलपमेंट रेफर्स टू द टोटल प्रोसेस ऑफ करिकुलम। यानी जो करिकुलम डेवलपमेंट है रेफर्स टू द टोटल प्रोसेस ऑफ करिकुलम, यानी कि इसके अंदर करिकुलम जो डेवलपमेंट जब बनता है बच्चों, एक होता है सिर्फ करिकुलम, एक होता है करिकुलम डेवलपमेंट। करिकुलम डेवलपमेंट का मतलब होता है कि करिकुलम को बनाने का अमल, यानी कि जो निसाब होता है उसमें कौन कौन सी चीजें रखी जानी चाहिए। आपने देखा होगा कि जो छोटी क्लास होती है उसका निसाब आसान होता है, जो मिडिल क्लास है उसका जरा मुश्किल होता है, जो मैट्रिक का होता है उसका जरा उससे भी मुश्किल होता है। कॉलेज यूनिवर्सिटी इस तरह आगे आगे ज्यादा है, यानी कि तफसील वगैरह ये आगे ज्यादा है, वो यानी कि मशहूर होता है। यानी कि तो बच्चों ये जो करिकुलम जो डेवलपमेंट है इसमें ये होता है कि करिकुलम को कैसे यानी कि बनाया जाता है, इसको कैसे आगे यानी कि इस पर काम किया जाता है। तो इसके भी 3 यानी करिकुलम डेवलपमेंट के 3 यानी कि फैक्टर हैं, इसके 3 पॉइंट्स हैं, 3 प्रोसेस होते हैं, यानी प्रोसेस के 3 हिस्से हैं, इम्प्लीमेंटिंग, एवेल्युएटिंग एंड डिजाइनिंग। जैसे आगे मैंने पीछे जरा देखें, इसमें कंपोनेंट्स ऑफ करिकुलम 4 है ना, लेकिन करिकुलम डेवलपमेंट के जो कंपोनेंट्स हैं ना वो 3 हैं, इम्प्लीमेंटिंग, एवेल्युएटिंग एंड डिजाइनिंग, ये याद रखना। आगे बच्चों नंबर 5 है इफेक्टिवनेस ऑफ करिकुलम इज डिटरमाइंड बाय। हमें कैसे पता चलता है कि हमने जो करिकुलम बनाया ये सही है, तो वो बच्चों एवेल्युएशन के जरिए पता चलता है। किसके जरिए पता चलता है? एवेल्युएशन के जरिए पता चलता है, इम्तिहान के जरिए पता चलता है। एवेल्युएशन क्या होता है? इम्तिहान होता है, एग्जामिनेशन होता है। इसके जरिए पता चलता है कि हमने जो मकासद रखे थे करिकुलम के वो पूरे हुए कि नहीं हुए, ये एवेल्युएशन से पता चलता है। जैसे आप एक काम करते हैं इसलिए कि उसका कोई मकसद होता है, फिर उस काम को जब करते हैं आप लोग, फिर उसका आप टेस्ट लेते हैं, उसका फिर आप जायजा लेते हैं। आप जब जायजा लेते हैं तो पता चलते हैं कि ये जो काम हमने शुरू किया है ना, इसका हमें फायदा हो रहा है, इसका हमें नफा हो रहा है। इसको अगर यही काम हम एजुकेशन में लेके आए तो इसको वैल्यूएशन कहते हैं। बच्चों नंबर 6 है द फोर्स दैट अफेक्ट्स द डेवलपमेंट ऑफ करिकुलम आर कॉल्ड। बच्चों ये जो करिकुलम होता है इसमें कुछ चीजें खास तौर पर शामिल की जाती हैं। अगर वो चीजें शामिल ना की जाएं तो मिसाल के तौर पर करिकुलम बन ही नहीं सकता। जैसे एक आप लोग घर में हंडिया बनाते हैं, तो हंडिया किस चीज का नाम है? हंडिया में यानी कि सब्जी भी होती है, उसमें मिर्च भी होती है, पानी भी होता है, आग के ऊपर भी उसे चढ़ाया जाता है, इसके अलावा बाकी मसाला जात भी उसके अंदर होते हैं। इसी तरह बच्चों ये जो करिकुलम होता है इसके अंदर भी कुछ चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, जो समझे इसका मसाला जात होता है, उनको कहा जाता है फाउंडेशन ऑफ करिकुलम। उसको क्या कहते हैं? फाउंडेशन ऑफ करिकुलम, यानी करिकुलम की बुनियाद। करिकुलम खुद क्या है? ये मकान की तरह है, उसकी बुनियाद क्या है? ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। फाउंडेशन ऑफ जो करिकुलम है, ये बेसिकली जो करिकुलम होता है, जो निसाब होता है, जो स्कूल में आप लोग पढ़ाते हैं, ये जो फाउंडेशन ऑफ करिकुलम है, ये हमारे निसाब को ये करती है। करें फाउंडेशन ऑफ करिकुलम क्या क्या होती हैं? हिस्टोरिकल फाउंडेशन होती है, फिर इसी तरह साइकोलॉजिकल फाउंडेशन होती है, फिलोसॉफिकल फाउंडेशन होती है, तो करिकुलम पर असरात होते हैं। ब्रॉड करिकुलम इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ। जो ब्रॉड फील्ड करिकुलम होता है ये किस चीज की मॉडिफिकेशन होती है? ये होती है सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम। बच्चों करिकुलम की तकरीबन 13 किस्में होती हैं। तो जो ब्रॉड फील्ड करिकुलम होता है ना, वो मिसाल के तौर पर यानी कि इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ, तो ये यानी ब्रॉड फील्ड करिकुलम ये भी एक नाम है, और जो सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम है ये भी एक नाम है। ये दोनों एक ही चीज के दो नाम हैं, लेकिन इनमें फर्क सिर्फ ये है, इसलिए कॉल आई सी
एयरप्लेन मोड नहीं लाया था तो उसमें यानी कि जो मतलब इन दोनों का एक ही नाम है, जो सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम है ना, इसमें इसका जो नया नाम है, जो इसका भी बड़ा नाम है, वो है ब्रॉड फील्ड करिकुलम। अगर डिफरेंस बिटवीन ब्रॉड फील्ड एंड सब सेंटर्ड तो ये चीज भी नाम है। करिकुलम बेस्ड ऑन थिंकिंग ऑफ जॉन डेवी इज, जॉन डेवी ने भी करिकुलम के बारे में एक बयान किया था। जॉन डेवी अमेरिका के एक बहुत मशहूर फिलोसोफर, साइकोलॉजिस्ट, एजुकेशनिस्ट है जॉन डेवी। इसका फलसफा बड़ा मशहूर है। तो उसने बड़ी खूबसूरत एक बात की थी कि उसने करिकुलम को बोला था कि एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम होना चाहिए। उसने बोला था ये जो करिकुलम होता है ना, जिसमें ज़बानी रट्टा लगाना होता है और बच्चे को कोई हाथ से काम नहीं करना होता, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। वो कहता है जब तक बच्चा अपने हाथ से काम नहीं करेगा उस वक्त तक वो बच्चा कुछ भी नहीं सीखेगा। इसलिए तो उसने ये जोर दिया था कि लर्निंग बाय डूइंग, बच्चा जो होता है ना ये लर्न करने से, डूइंग काम करने से सीखता है। इसीलिए उसने एक बड़ा मशहूर कॉल भी ये कहा था कि व्हेन आई हियर आई फॉरगेट, जब मैं सुनता हूँ तो मैं भूल जाता हूँ। व्हेन आई सी आई रिमेंबर, जब मैं देखता हूँ तो मैं याद रखता हूँ। व्हेन आई डू आई अंडरस्टैंड, जब मैं हाथ से वो काम करता हूँ तो मैं समझ जाता हूँ। तो जब तक बंदा हाथ से काम ना करे उस वक्त तक समझ नहीं आती। तो ये जो जॉन डेवी है इसने बोला था कि करिकुलम वो होना चाहिए जिसमें ज्यादा से ज्यादा एक्टिविटीज हों, बच्चे को ज्यादा काम करने का मौका मिले। जैसे 9th 10th क्लास में बच्चों को फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के प्रैक्टिकल करवाए जाते हैं, तो वो एक्टिविटी सेंटर्ड यानी करिकुलम होता है, तब जाके वो प्रैक्टिकल करता है। अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क के अंदर तो वो जो प्रैक्टिकल होते हैं लोग स्वाब दीदी नंबर लगा लेते हैं और प्रैक्टिकल करते कोई नहीं है। ना हमारे पास ऑपरेटर्स होता है और ना हमारे पास उस तरह की लैब्स होती हैं। तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है और इसमें बच्चे का बहुत बड़ा नुकसान होता है। आगे नंबर 9 है करिकुलम एम्फसाइज्ड फॉर प्राइमरी क्लासेस इज, जो करिकुलम जो कि छोटी क्लासों के ऊपर जोर देता है उसका नाम होता है बच्चों इंटीग्रेटेड करिकुलम। यानी कि जो इंटीग्रेटेड करिकुलम होता है ये बेसिकली यानी कि चाहता है कि बच्चों जो है इनके ऊपर किताबों का बोझ ज्यादा ना बने। जो करिकुलम होता है ये चाहता है कि बच्चों पर बोझ ज्यादा ना बने, बच्चे जो है ना थोड़ा वजन उठाएं ताकि वो ज्यादा सीख सके, उनके ऊपर बर्डन ना बने। तो जो बच्चों का प्राइमरी लेवल तक यानी कि जो होता है ना मिसाल के तौर पर सिलेबस, उसको आमतौर पर इंटीग्रेटेड करिकुलम कहते हैं, जिसमें बच्चे पर थोड़ा जोर दिया जाता है, थोड़ी किताबें रखी जाती हैं ताकि बच्चा ज्यादा बोझ ना उठाए। उसके बाद आ गया नंबर 10 है द पर्पस ऑफ इंटीग्रेटेड करिकुलम इज, जो इंटीग्रेटेड करिकुलम है इसका क्या मकसद है? इसका ये मकसद है कि डिक्रीज इन नंबर ऑफ बुक्स, ताकि किताबों की यानी किताबों की जो तादाद है ये कम हो। हमारे यहाँ तो जो एक छोटा बच्चा होता है इतना बड़ा उसका बैग होता है कि जितना आप लोग सोच भी नहीं सकते। बच्चा जो है वो बैग उठाने से कासर होता है, उसके लिए बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो मतलब है कि 7 किताबें होंगी, 7 कापियां होंगी, तो 14 बुक्स जो है वो कैसे उठाए बेचारा। तो लेकिन ये हमारे यहाँ ये जोर दिया जाता है जी कि जितनी ज्यादा किताबें होंगी शायद स्कूल की रेपुटेशन उतनी ज्यादा होगी, और खास तौर पे जो प्राइवेट सेक्टर है वहां पे ऐसा होता है। तो हालांकि जो एक्चुअल यानी कि करिकुलम है उसके मुताबिक ये है कि बच्चा जो है इसकी किताबें कम से कम होनी चाहिए। मैं आपको ये बताता चलूं कि आज दुनिया में एजुकेशन में फिनलैंड दुनिया में नंबर 1 है, दूसरे नंबर पे जापान है, तीसरे नंबर पे सिंगापुर है, चौथे नंबर पे पूरा यूरोप है। वहां बच्चे को 8 साल तक कोई भी किताब नहीं पढ़ाई जाती। वहां बच्चे को, आप ये दो मेरी अभी बातें सुन के हैरान होंगे। नंबर 1 कि 8वीं यानी कि 7 से 8 साल तक जो बच्चा है उसे सिर्फ और सिर्फ एटिकेट सिखाई जाती हैं, उसे इखलाकियात सिखाई जाती है, उसे एथिक्स यानी कि अच्छी बातें सिखाई जाती हैं, उसे एक्टिविटी करवाई जाती है। मिसाल के तौर पर टेबल मैनर्स क्या होते हैं वो सिखाए जाते हैं, वाटर यानी कि मैनर्स क्या होते हैं वो सिखाए जाते हैं, फिर उसके अलावा हेल्पिंग मैनर्स क्या होते हैं वो सिखाए जाते हैं, क्लैंडलीनेस मैनर्स क्या होते हैं वो सिखाए जाते हैं। यानी कि आपने अपने कमरे को कैसे साफ करना है, पानी आपने कैसे पीना है, पानी के बर्तन को कैसे साफ करना है, दूसरों से यानी कि शेक हैंड कैसे करना है, दूसरों को कैसे विश करना है, और यानी कि उन बच्चों को फिर ईमानदारी, बयानदारी, सच बोलना, अच्छी अच्छी आदतें जो है ये मुख्तलिफ एक्टिविटीज करके सिखाई जाती हैं। उन बचपन के असरात उन बच्चों पर सारी जिंदगी के लिए होते हैं। जो बच्चे बचपन में चोरी करना सीखते हैं ना, उनके लिए जवानी में ये आदत छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए कि उन्होंने ये बचपन में आदत सीख ली होती है।
हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसलिए फरमाया था कि जब बच्चा 7 साल का हो जाए तो उसे नमाज की तरफ लेके जाएं ताकि वो अच्छी आदतें सीखें। जब 10 साल का हो जाए नहीं नमाज पढ़ता उसे मार कूट के नमाज पढ़ाएं, सख्ती करें, क्योंकि पहले 10 साल तक बच्चे की शख्सियत मुकम्मल हो जाती है। 10 से 12 साल तक उसने अंदर जिंदगी में जो कुछ बढ़ना होता है ना पहले 12 साल में वो बन चुका होता है। हम समझते हैं कि बच्चा छोटा है, अभी ये बड़ा हो रहा है, अभी ये बड़ा होगा तो ये ठीक हो जाएगा, अभी हमें इसकी जरूरत नहीं है। जबकि जो बच्चा है ये तो पैदा होने से पहले ही उसकी परवरिश की जरूरत यानी कि पड़ जाती है। मैंने आपको बताया था कि जापान का एक आदमी बहुत बड़ा एजुकेशनिस्ट साइकोलॉजिस्ट, उसका नाम था बार, उसके पास एक औरत बच्चा लेके जाती है कि मेरे बच्चे की उम्र 3 साल होगी, अभी बताएं कि मैं इसकी परवरिश कैसे करूं। वो दोबारा पूछते हैं इसकी उम्र कितनी है, वो कहती है 3 साल। तो वो कहता है कि मुझे बड़ा अफसोस है कि तुम अपने बच्चे के 4 साल उम्र जाया करने के बाद अभी मेरे पास ले आई हो। अब मैं तुम्हें क्या बताऊंगी तुम इसकी कैसे यानी कि परवरिश करो और इसकी कैसे तरबियत करो। तो जापान में जो बच्चा पैदा होता है उसकी उम्र 1 साल लिखी जाती है। इसलिए उसने फिर समझाया कि ये जो बच्चे होते हैं इनके प्री नेटल जो एज होती है, प्री नेटल एज अभी दुनिया में नहीं बच्चा आया होता, तो प्री नेटल एज में ही बच्चे जो होते हैं उनकी जो ग्रोथ होती है, ट्रेनिंग जो होती है, तरबियत वो शुरू हो जाती है। इसलिए तो हज़रत अली ने फरमाया था कि एक फर्द की तालीम, एक मर्द की तालीम एक फर्द की तालीम होती है, एक औरत की तालीम पूरे खानदान की तालीम होती है। जो औरत होती है वो मिसाल के तौर पर प्री नेटल एज में ही बच्चे को यानी कि तरबियत करना शुरू कर देती है। तो मिसाल के तौर पर यह है कि अगर माँ पढ़ी लिखी होगी, हिटलर ने इसलिए बोला था कि मुझे आप पढ़ी लिखी माएँ दें, मैं आपको एक बेहतरीन कौम दूंगा। तो मकसद कहने का क्या है, मकसद कहने का ये है कि छोटी उम्र में जो बच्चों की आदतें होती हैं, साल 2 साल 3 साल 4 साल की, वो सारी जिंदगी उसकी शख्सियत पर रिफ्लेक्ट होती रहती हैं। हाँ, अगर कोई बच्चा पढ़ लिख जाए, कोई जिंदगी में ज्यादा उसे मोटिवेशन आ जाए, जब जवानी में जाए, यूनिवर्सिटी में जाए, कॉलेज में जाए, अल्लाह से उसके अंदर खौफ आ जाए तो आदत बदल सकता है, वरना ज्यादातर बच्चे जो है ना ये आदत नहीं बदल सकते जो बचपन की पड़ी होती है। तो इसलिए बच्चों एक तो फैक्ट ये है कि वहां पर 7-8 साल तक, और ये मुल्क देख लें, अब जापान की हिस्ट्री देख लें, पिछले 5 साल से दुनिया का सबसे ज्यादा जो है ईमानदार मुल्क जापान आ रहा है। वहां पर लोगों के पैसे पड़े रहते हैं, मोबाइल पड़े रहते हैं, कोई उठाता तक नहीं है, उठा के जाके थाने जमा करवा देते हैं जी कि ये पैसे ये हमें फलान जगह से मिले, ये हमें मोबाइल फलान जगह से मिला, ये पर्स फलान जगह से मिला। फिनलैंड दुनिया का वाहिद मुल्क है, वहां पर पिछले 5 सालों में कोई चोरी नहीं हुई, कोई डकैती नहीं हुई, किसी ने किसी का पर्स नहीं छीना, किसी ने किसी को मुक्का तक नहीं मारा। तो ये तरबियत है वहां पे जो बचपन में उन बच्चों को की जाती है और वो नस्ल उनका बेहतरीन रिजल्ट ले रही है। मैं अक्सर वो कहता हूँ कि मारिया मोंटेसोरी बड़ी एक मशहूर एजुकेशनिस्ट हैं, उनकी बड़ी एक खूबसूरत बात मैं अक्सर ये यानी कि कोट करता हूँ। वो कहती है कि अगर आप अपने बच्चों की बचपन में तरबियत सही नहीं करते, वही बच्चे जब बड़े होते हैं तो अपनी बचपन में सही तरबियत ना करने का आपसे बदला लेते हैं। यानी कि जब तरबियत सही नहीं होगी वो बच्चे बुरी आदतों का शिकार हो जाएंगे। जब वो बच्चे बुरी आदतों का शिकार हो जाएंगे तो वालिदैन के लिए अज़ाब बनेंगे, माशरे के लिए अज़ाब बनेंगे, मुल्क के लिए परेशानी बनेंगे। तो वो असल में उनका कसूर नहीं होता, वो बचपन में उनकी जो तरबियत नहीं ना सही होती उसका वो आपसे बदला ले रहे होते हैं। तो ये मारिया मोंटेसोरी है जिसने बच्चों पर 25 साल रिसर्च की। तो अपनी एक किताब बहुत मशहूर सीक्रेट ऑफ चाइल्डहुड उसकी किताब है, उसमें उसने ये बात लिखी है। तो लिहाजा यानी कि ये जो बात है ना कि डिक्रीज इन नंबर ऑफ बुक्स, ये प्राइमरी लेवल तक किताबें बच्चों के पास होनी नहीं चाहिए। उन्हें सिर्फ अदब एहतराम और उन्हें अखलाकियात और अदाब सिखाने चाहिए। अभी आगे चलें जी। नंबर 11, द वैल्यूएशन यूज्ड टू इंप्रूव द कंटेंट्स ड्यूरिंग करिकुलम डेवलपमेंट इज। बच्चों एक बात याद रहे कि मैंने आगे जिक्र किया हुआ वैल्यूएशन। वैल्यूएशन का मतलब होता है बेसिकली, वैल्यूएशन को अगर मैं आसान लफ्जों में बयान करूं उसका मतलब है एग्जामिनेशन। वैल्यूएशन मीन्स एग्जामिनेशन। अब ये वैल्यूएशन होती है ना, ये या अगर मैं आपको आसान लफ्जों में बताऊं तो ये जो इम्तिहान होते हैं ये 2 तरह के होते हैं। एक इम्तिहान वो होता है जो कि आप एक सिलेबस बच्चे को पढ़ाते हैं और अपने स्कूल में ले लेते हैं, और आप फिर चेक करते हैं ये जो बच्चा हमारा ये फिजिक्स केमिस्ट्री बायो इंग्लिश मैथ में कमजोर है, आप उनको रिवीजन करवाते हैं, जरा सख्ती करते हैं, फिर आप दोबारा टेस्ट लेते हैं या इम्तिहान लेते हैं। एक तो ये वैल्यूएशन हो गई है। और जो दूसरी वैल्यूएशन होती है ना, वो एक हमारा तालीमी जो बोर्ड होता है वो एक इम्तिहान लेता है, और एक यानी कि इम्तिहान वो लेता है जो मतलब ये है कि फर्ज अगर सेमेस्टर में कोई बच्चा पढ़ रहा है तो जो फाइनल टर्मिनल होता है या एंड यानी कि टर्म एग्जाम होता है वो उनका मिसाल के तौर पर वो भी एग्जामिनेशन होता है।
इसी तरह अगर बच्चा साल के बाद इम्तहान देता है तो साल के बाद जो बोर्ड में इम्तहान देता है वो भी उसका एग्जामिनेशन होता है। इसका मतलब है कि एग्जामिनेशन दो तरह के हो गए, एक वो जो हम स्कूल में अपने तौर पे लेते हैं और एक वो जो बोर्ड और यूनिवर्सिटी लेती है। जो हम एग्जाम बच्चों का स्कूल पे लेते हैं, यानी कि चाहे वो फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है या वैसे टेस्ट हैं, उसको बोलते हैं फॉर्मेटिव एवेल्युएशन। और जो साल के बाद होता है, जो कि हमारा बड़ा इदारा बोर्ड यूनिवर्सिटी लेती है, उसको बोलते हैं समेटिव एवेल्युएशन। तो ये बात जो नंबर 11 में लिखी है, द वैल्यूएशन यूज्ड टू इंप्रूव द कंटेंट्स ड्यूरिंग करिकुलम डेवलपमेंट इज, यानी कि मिसाल के तौर पर जिस वक्त करिकुलम बन रहा होता है हम उसको चेक कर रहे होते हैं साथ साथ कि हम जो करिकुलम बना रहे हैं ये सही है या सही नहीं है, तो उसकी वो जो वैल्यूएशन होती है वो फॉर्मेटिव होती है। लेकिन वैल्यूएशन टू यूज टू इंप्रूव द कंटेंट्स आफ्टर करिकुलम डेवलपमेंट, जब करिकुलम बन जाता है, लॉन्च हो जाता है, जैसे सिलेबस आपने पढ़ा दिया, बच्चों तक पढ़ा दिया, बच्चों तक पहुंच गया, तो उसके बाद जो वैल्यूएशन होती है वो समेटिव होती है। तो जो पहली होती है ना, वो अगर उसका तजर्बा नाकाम आए तो फिर हम किताबों में तब्दीली कर देते हैं। मिसाल के तौर पर मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, करिकुलम डेवलपमेंट में जब किताबें बनती हैं पहली बार तो वो फिर बाजार में लॉन्च की जाती हैं, फिर कुछ अर्से के बाद ये रिजल्ट आना शुरू हो जाता है, ये जो किताब आपने लॉन्च की है ना, इसमें कुछ लफ्ज ऐसे हैं जो कि उस इलाके में बोले नहीं जाते हैं, बहुत सारे लफ्ज ऐसे हैं जो अज़ाक शिमर में बोले जाते हैं, पंजाब में नहीं बोले जाते, खैबर पख्तूनख्वा में नहीं बोले जाते हैं। फिर वहां पर ये सोचा जाता है कि उन अल्फाज को निकाल दिया जाए। जब ये सोचा जाता है निकाल दिया जाए तो इसको बोलते हैं फॉर्मेटिव एवेल्युएशन। लेकिन जिस वक्त वो किताब लॉन्च हो जाती है, फिट हो जाती है, पास हो जाती है, तो उसके बाद फिर हम जाके यानी कि साल 2 साल के बाद जाके उसका मिसाल के तौर पर उसको चेक करते हैं कि हमने जो किताब बनाई थी ये वाकई हालात वाक़ियात के मुताबिक सही है, तो इसको बोलते हैं समेटिव एवेल्युएशन। नंबर 13 है द मेजर पर्पस ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज इज टू, बच्चों ये जो होता है ना को करिकुलर एक्टिविटीज, ये बेसिकली यानी मतलब करिकुलम होता है जो निसाब, मैंने पहले आपको बता दिया कि निसाब जिसमें किताबें आपकी शामिल हैं, स्कूल की सारी एक्टिविटीज शामिल हैं। तो वो कहते हैं कि अगर सिर्फ किताबें हों उनके साथ अगर को करिकुलर एक्टिविटीज का मतलब हो गया कि स्कूल में किताबों के साथ साथ आप उनको स्पोर्ट का काम करवाएं, उन्हें बज़्म अदब का काम करवाएं, बच्चों की तकारीर के मुकाबले रखें, वहाँ पर डिबेट के मुकाबले रखें, वहाँ पे मुख्तलिफ और यानी कि मुकाबले भी रखें। तो इससे क्या फ़ायदा होता है? तो कहते हैं कि हेल्प स्टूडेंट्स अचीव अ वेल एडजस्टेड पर्सनैलिटी, इसके ज़रिए जो बच्चे होते हैं उनकी बेहतरीन एक शख्सियत बनती है। तो उसके बाद फिर ये है बच्चों आगे नंबर 14 है, यानी 13 में ये है कि को करिकुलर एक्टिविटीज एक अच्छी शख्सियत बनाने के लिए अहम किरदार अदा करती हैं। नंबर 14 है, यानी कि देखें ना, एक अच्छी शख्सियत के लिए कॉन्फिडेंस बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, एक अच्छी शख्सियत के लिए यानी कि कम्युनिकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, लीडरशिप बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, क्रिएटिविटी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो ये जब हम को करिकुलर एक्टिविटीज करवाते हैं तो फिर जो तालिब इल्म है उनकी शख्सियत इस हवाले से इंप्रूव होती है। नंबर 14 है करिकुलम इंप्रूवमेंट शुड बी अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, यानी जो करिकुलम है ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होना चाहिए। बच्चों ये वो सवाल है जो इससे पहले मैं 5 पेपर्स में देख चुका हूं। ये जो करिकुलम इंप्रूवमेंट शुड बी या खाली जगह प्रोसेस, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। करिकुलम इंप्रूवमेंट यानी करिकुलम जो निसाब हम बनाते हैं इसके अंदर दिन ब दिन ज्यादा से ज्यादा तरक्की आनी चाहिए, जिद्दत पसंदी आनी चाहिए, अच्छी से अच्छी चीजें आनी चाहिए। हमारी बदकिस्मती है कि हम अभी भी 40 साल हो गए मिस्टर चिप्स को अभी तक पढ़ रहे हैं। बे मिस्टर चिप्स को किताबों में रखने का क्या फायदा? मिस्टर चिप्स ने हमें क्या दी है, वो हमारी कौम को क्या दे रहे हैं? तो हमारा जो सिलेबस है ये इतना रिजिड है कि 20-20 साल द मेजर पर्पस ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज इज टू, मैंने बता दिया कि पर्सनैलिटी के लिए। और 14 पे आता है करिकुलम इंप्रूवमेंट शुड बी अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। आगे नंबर 15 है द आउटलाइन ऑफ द कंटेंट इज, जो कंटेंट होता है उसकी आउटलाइन को बच्चों सिलेबस कहते हैं, यानी कि जो मुख्तलिफ टॉपिक वगैरह बना दिए जाते हैं, सिलेबस जो होता है ना ये असल में आउटलाइन ऑफ द कंटेंट होता है। 16 है द मिरर ऑफ द सोसाइटीज, माशरे का जो आईना है वो किसे कहा जाता है? वो स्कूल को कहा जाता है।
द मिरर ऑफ द सोसाइटी इज स्कूल। ये याद रखिएगा, इनमें से हर एक स्टेटमेंट पेपर में आती है। द मिरर ऑफ द स्कूल इज, तो स्कूल का मिरर किसे कहा जाता है? वहाँ पे ऑप्शन टीचर भी लिखा होता है, स्कूल लिखा होता है, स्टूडेंट लिखा होता है, फिर इसके अलावा यानी कि स्टाफ लिखा होता है और नन ऑफ दीज लिखा होता है। तो आपको पता होना चाहिए सोसाइटी का जो मिरर है वो स्कूल है। नंबर 17 है टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस आर। ये जो इनफरादी इख्तलाफात होते हैं इनकी कितनी टाइप्स होती हैं? ये मेंटल होते हैं, फिजिकल होते हैं एंड इमोशनल होते हैं। नंबर 18 है द बेस ऑन विच द सब्जेक्ट एक्टिविटीज एंड एक्सपीरियंस आर प्लान्ड इज कॉल्ड। यानी कि बड़ी खूबसूरत बात है, द बेस ऑन विच द सब्जेक्ट एक्टिविटीज एंड एक्सपीरियंस। जो सब्जेक्ट एक्टिविटीज होती हैं और जो तजर्बात होते हैं उनको जब प्लान करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? डिज़ाइन कहा जाता है। ये करिकुलम डिज़ाइन होता है, यानी निसाब के अंदर ये डिज़ाइन होता है। बच्चों नंबर 19 है हाउ मेनी बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ करिकुलम हैव। जो करिकुलम है इसके बेसिक कंपोनेंट्स कितने होते हैं? मैंने पहले भी आगे बताया, ये 4 होते हैं। नंबर 20 है द स्कूल हेड मास्टर आर एक्सपेक्टेड टू। यानी जो स्कूल का हेड मास्टर होता है उसे क्या तवक्को होती है? उसे तवक्को होती है पुट इनटू ऑपरेशन द कोर्स ऑफ स्टडी। यानी जो किताबें हैं उनको अमल में लाए, यानी जो निसाब है उस पर अमल दरामद करना। आगे बच्चों नंबर 21 है अ सुपरवाइजर इज वन हु। सुपरवाइजर कौन होता है? ये होता है प्रोवाइड्स फ्रेंडली हेल्प, जो कि दोस्ताना आपको मदद फराहम करता है, उसे सुपरवाइजर कहते हैं। नंबर 22 है द इफेक्टिव सुपरविजन इज इंडिकेटेड बाय। जो इफेक्टिव सुपरविजन होती है वो किस चीज से उसे ताबीर किया जाता है? बच्चों उसको हेल्पिंग टीचर्स बिकमिंग मोर सेल्फ सफिशिएंट लेसन्स। नंबर 23 है द स्कूल पॉलिसी शुड बी डिटरमिन्ड बाय। जो स्कूल की पॉलिसी है ये इसका तयन कौन करता है? सिटीजन्स एंड एजुकेटर, जो शहरी लोग होते हैं और जो माहिर तालीम होते हैं। यानी कि उसका जो तयन है स्कूल की पॉलिसी का वो शहरी और जो माहिरीन तालीम है वो करते हैं। 24 है द चीफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्रिंसिपल इज। प्रिंसिपल की सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या होती है? प्रोवाइड लीडरशिप एंड इंस्ट्रक्शनल प्लान। यानी कि लीडरशिप यानी कि उसने मुहैया करनी होती है। ये लीडरशिप एक बहुत बड़ी स्किल है, इसको अच्छे अंदाज में यानी कि मतलब मुहैया करना या इसका इजहार करना ताकि वो अपने मतलूबा जो मकासद हैं वो हासिल कर सके। और इस इंस्ट्रक्शनल प्लान क्या होते हैं? इंस्ट्रक्शनल प्लान से मुराद वो प्लान होते हैं जो डेली बेस पे प्रिंसिपल बनाता है कि आज हमने ये मकसद हासिल करना, आज हमने ये मकसद हासिल करना है। 25 है इंडिकेशन ऑफ डेमोक्रेटिक एटीट्यूड इज। यानी कि जो डेमोक्रेटिक रवैया होता है इससे क्या होता है? इसमें इक्वल राइट्स होते हैं, यानी सब लोग बराबर होते हैं। पार्टिसिपेशन, सब लोगों की पार्टिसिपेशन होती है एंड कोऑपरेशन, और सब लोगों का तामुन होता है। इसको बोलते हैं डेमोक्रेटिक एटीट्यूड, ये याद रखना। नंबर 26 है प्रोविजन ऑफ गुड एजुकेशन एनवायरनमेंट इज। यानी कि अच्छा जो तालीमी माहौल पैदा करना, ये क्या है? ये है इंस्ट्रक्शनल टास्क। ये खसूसी टास्क होता है। यानी कि इंस्ट्रक्शन टास्क का मतलब वो टास्क होता है जो कि पढ़ाई के दौरान आपके लिए ज़रूरी होता है। जब तक बच्चा पढ़ रहा है उस वक्त तक ज़रूरी होता है। गर्मी में पंखे का होना ज़रूरी है, AC का होना ज़रूरी है, कमरे हवादार होने चाहिए। ये इंस्ट्रक्शनल टास्क होते हैं। नंबर 27 है और छुट्टी के बाद जो मर्जी होता रहे, कोई मसला नहीं। 27 है द मेन टाइम्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन आर। एडमिनिस्ट्रेशन की कितनी किस्में होती हैं? ये 3 है, मैं पहले बता चुका हूँ आपको। मैंने बताया था कि 1939 में कोर्ट लेवन ने 3 बड़े जो एडमिनिस्ट्रेशन जो टाइप्स हैं वो हमें यानी कि इंट्रोड्यूस करवाई थी। उन तीनों का नाम मैंने आपको बता दिया, अथॉरिटेरियन है, लेजिस फेयर है और डेमोक्रेटिक है। नंबर 28 है विच इज नॉट द टाइप्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। इनमें कौन सा है जो कि एडमिनिस्ट्रेशन की इनमें से टाइप नहीं है? तो इंस्ट्रक्शनल एडमिनिस्ट्रेशन ये टाइप नहीं है, क्योंकि टाइप में तो मैंने बता दिया आपको कि जो एडमिनिस्ट्रेशन की 3 टाइप है उसमें अथॉरिटेरियन है, लेसिस फेयर और डेमोक्रेटिक है। तो इन तीनों में से इनका नाम नहीं आ रहा, ये कोई उन्होंने और नाम लिखा हुआ है, लिहाजा ये उसकी टाइप नहीं है। नंबर 29 है विच इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अथॉरिटेटिव एडमिनिस्ट्रेशन। जो अथॉरिटेटिव एडमिनिस्ट्रेशन होती है उसकी कौन सी यानी कि मतलब खूबी है जो कि सही नहीं होती है?
तो उसकी ये खूबी है, खूबी नहीं बल्कि उसका कौन सा यानी समझे कि खास फीचर है, तो वो शेयरिंग है। जो अथॉरिटेटिव होते हैं ना, ये शेयरिंग नहीं करते, ये अपनी मन मर्जी करते हैं। इस पर मैंने बहुत पहले आपको बता दी है, बहुत ज्यादा है। नंबर 30, अथॉरिटेटिव एडमिनिस्ट्रेशन इज बेस्ड ऑन, अथॉरिटेटिव जो एडमिनिस्ट्रेशन इसका दूसरा नाम मैंने आपको बताया था, ये डिक्टेटरशिप होता है। एक और मैंने नाम बताया वो आपको ऑटोक्रेटिक होता है। एक और मैंने आपको नाम बताया वो है ऑटोनमस होता है। एक और मैंने आपको नाम बताया हुआ और वो है अथॉरिटेरियन। ये 4 नाम मैंने बताए हैं। नंबर 31 है डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन इज बेस्ड ऑन, तो ये जो डेमोक्रेटिव होते हैं ये म्यूचुअल शेयरिंग होती है। म्यूचुअल शेयरिंग होती है कि आपस में मिल बैठ के काम करने का मशवरा करना वगैरह, मिल मिलाप करके मिल के। नंबर 32 है लेसी फेयर एडमिनिस्ट्रेशन इज बेस्ड ऑन, जो लेसी फेयर एडमिनिस्ट्रेशन होती है ये नॉन इंटरफेरेंस, इसमें कोई किसी के काम में मुदाखलत नहीं करता, हर एक आजाद होता है। नंबर 33 है बॉस इज राइट टू इज द फीचर ऑफ, यानी बॉस इज राइट या बॉस इज ऑलवेज राइट, बॉस हमेशा सच होता है या सही कहता है। ये अथॉरिटेरियन एडमिनिस्ट्रेशन है। इस पर बच्चों वाले दिन मैंने 1.5 घंटे का आपको लेक्चर में दे चुका हूं। नंबर 34 है रिस्पेक्ट ऑफ ओपिनियन इज द फीचर ऑफ, यानी दूसरों की राय का एहतराम करना। ये कौन सी एडमिनिस्ट्रेशन है, तो ये डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन है। 35 है सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इज नॉट केयर्ड इन, यानी कि किसी की जो एहसास जिम्मेदारी उसकी कोई परवाह नहीं की जाती, तो वो है लेसी फेयर एडमिनिस्ट्रेशन में। नंबर 36 है लिटरल मीनिंग ऑफ सुपरविजन इज, जो सुपरविजन लफ्ज है एजुकेशन में इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है सुपीरियर नॉलेज एंड पावर, यानी कि बेहतरीन इल्म और बेहतरीन कुव्वत। नंबर 37 है सुपरविजन इज नॉट टू कंट्रोल द टीचर बट टू वर्क कोऑपरेटिवली, सुपरविजन का मतलब ये नहीं कि वो टीचरों को इस पे काबू रखा जाए, बल्कि इसका मतलब है कि मिलके काम किया जाए। ये किसका सेइंग है, ये खोए एंड फोर्सिथ इनका ये सेइंग है। बाज़ बात पेपर में सेइंग भी आ जाते हैं, ये आपने याद रखना है। नंबर 38 है इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस सुपरविजन इज यूजुअली कैरीड आउट इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस सुपरविजन इज यूजुअली कैरीड आउट बाय, यानी कि जो सुपरविजन होती है इसमें आमतौर पर ज्यादा अमल दरअमल यानी कि अमल दखल कौन करता है, ये प्रिंसिपल का होता है। 39 अकॉर्डिंग टू फ्यूल एलिमेंट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन आर, ये जो फ्यूल है इसने बहुत ज्यादा एडमिनिस्ट्रेशन प्लानिंग एजुकेशन पे काम किया हुआ है। तो ये मिसाल के तौर पे किस चीज यानी कि इसने कितने एडमिनिस्ट्रेशन के एलिमेंट बताए हैं, इसने 5 बताए हुए हैं। आगे नंबर 40 है हु एडवोकेटेड ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी, ये थ्योरी हम आगे तफसील से पढ़ेंगे, बस इतना आपको मैं बताता चलूं। इस थ्योरी को मैक्स वेबर ने इंट्रोड्यूस करवाया था। करिकुलम के टॉपिक के बाद मैंने एक नया जो टॉपिक है वो आपके लिए जो शामिल किया है वो है लीडरशिप थेरीज। लीडरशिप जो थेरीज हैं दीज आर दी वेरी इंपॉर्टेंट एंड बर्निंग टॉपिक्स विच आर आल्सो इंक्लूडेड इन योर एग्जाम्स। ये जो लीडरशिप थ्योरीज हैं इसमें मुख्तलिफ किस्म की थ्योरी पेश की गई हैं, उनमें आज मैंने आपके लिए जो ग्रेडमैन थ्योरी है इसको शामिल की है। ग्रेडमैन थ्योरी क्या है ये आपने बड़े तवज्जो से लेक्चर सुनना है, फिर आपको अलग से ये तक सारी समझ आ जाएगी। ग्रेडमैन थ्योरी का मतलब ये है, पहले तो ये बता दूं ये थ्योरी कब शुरू हुई थी, ये 1840 में ये ग्रेडमैन थ्योरी शुरू हुई, यानी कि 19वीं सदी के यानी कि मिड में जाके ये यानी शुरू हुई। और ये जो ग्रेडमैन थ्योरी है इसका जो माटो है, इसका जो स्लोगन है वो ये है, द ग्रेडमैन थ्योरी अज्यूम्स दैट द ट्रेड्स ऑफ लीडरशिप आर इंट्रिंसिक। इसका मतलब ये है कि दुनिया में जो भी लीडर बनते हैं वो कुदरती तौर पे बन के आते हैं। बच्चों इस हवाले से आगे भी थ्योरी आएंगी फिर आपको समझ आ जाएगी। जैसे हम नहीं कहते कि जो लीडर्स आर बार्न, यानी कि जो लीडर होते हैं, लीडर से मुराद है कि वो लोग जो स्पेशल किस्म की सलाहियतें लेके पैदा होते हैं, जैसे शायर लोग हो गए, लीडर लोग हो गए, लायक फायक तालिब इल्म हो गए, साइंसदान हो गए, तो उनके बारे में ये आता है कि ये लोग जो होते हैं ये कुदरती तौर पे सलाहियतें लेके पैदा होते हैं। ये थ्योरी ग्रेडमैन थ्योरी है। एक और थ्योरी है वो कहते हैं जी कि लोग सलाहियतें लेके पैदा नहीं होते बल्कि वो दुनिया में आके अपनी सलाहियतें इंप्रूव करते हैं। एक थ्योरी ये है कि एक खास किस्म के हालात होते हैं जिसमें इंसान बनता है। तो ये आगे सारी थ्योरीज आप पढ़ेंगे। अभी फिलहाल ये जो थ्योरी पढ़ रहे हैं इसका नाम है ग्रेडमैन थ्योरी।
और ये थ्योरी ये कहती है कि लीडरशिप आर इंट्रिंसिक, यानी कि ये जो लीडर होते हैं इनके अंदर जो सलीतें होती हैं ये कुदरती तौर पे होती हैं, वो दुनिया में आगे नहीं सीखते बल्कि वो पहले से मौजूद होती हैं। दिस थ्योरी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय अ राइटर एंड टीचर थॉमस कार्लाइल। ये जो ग्रेट मैन थ्योरी है इसको इंट्रोड्यूस कराने वाले थॉमस कार्लाइल थे। उनका बहुत मशहूर मारूफ कौल है, वो आपने सुना है। वो कहते हैं कि ग्रेट लीडर्स आर बॉर्न दे आर नॉट मेड, यानी लीडर पैदा होते हैं वो बनाए नहीं जाते। लीडर पैदा होते हैं वो बनाए नहीं जाते। ग्रेट लीडर्स आर बॉर्न दे आर नॉट मेड, यानी बड़े लीडर पैदा होते हैं वो बनाए नहीं जाते। आगे ग्रेट लीडर्स आर द स्पेशल डेस्टिन्ड बाय बर्थ। वो कहते हैं कि ऐसे जो लीडर होते हैं यानी कि जो लीडर हैं दुनिया में वो कुदरती तौर पर बाय बर्थ सलीतें लेके पैदा होते हैं, यानी दुनिया में आके वो सलीतें नहीं लेते बल्कि वो बाय बर्थ सलीतें लेके पैदा होते हैं। ए लीडर इज कंसील्ड इन देम, कहते हैं वो सलीतें उनके अंदर मौजूद होती हैं। टाइम एंड सिचुएशंस मेक देम लीडर्स, वक्त और सिचुएशन उनको लीडर बना देता है। थॉमस कार्लाइल रोड 3 बुक्स इन विच ही मेंशन्ड हिज थ्योरी। थॉमस कार्लाइल जिसने ग्रेट मैन थ्योरी पेश की है उसने 3 किताबें भी लिखी हैं। एक उसकी किताब का नाम है ऑन है हीरोज, दूसरी किताब का नाम है हीरो वर्शिप, तीसरी किताब का नाम है हीरोइक इन हिस्ट्री। ये 3 किताबें उसने लिखी हैं थॉमस कार्लाइल ने, जिसने ग्रेट मैन थ्योरी पेश की थी। कब पेश की थी ये मैं 1840 में उसने ये थ्योरी पेश की थी। आगे ये ऑल द क्वालिटीज कैन नॉट बी टॉट टू अ पर्सन इन अ फॉर्मल वे। कहते हैं कि जो लीडर कुदरती सलीतें लेके पैदा होते हैं वो सलीतें पढ़ाने से लीडर नहीं बन जाते। बच्चों देखें ना, अगर मैं आपको बोलूं जी कि आप लीडर बन जाएं, आप किताब में पढ़ेंगे मैं लीडर हूं, तो क्या ऐसा लीडर बन जाएगा? अगर आप बोलेंगे मैं शायर हूं तो क्या आप ऐसे ही शायर बन जाएंगे? ये इस थ्योरी के वाले से मैं बातें बता रहा हूं। ये कहते हैं लीडर्स हैव सर्टेन क्वालिटीज बाय देयर जीन्स, फॉर एग्जांपल करेज, कमांडिंग पर्सनैलिटी, इंटेलिजेंस, अग्रेसिवनेस एटसेट्रा। ये कहते हैं कि जो लीडर होते हैं, लीडर से मुराद यानी कि जो लोग स्पेशल सलीतों के मालिक होते हैं, जैसे लीडर हो गए या शायर हो गए, तो ये वो लोग होते हैं जो कि कुदरती तौर पर अपने जीन में लेकर तब्दीलियां आते हैं, कुव्वतें जीन में लेके आते हैं। जैसे हौसला उनकी फितरत में होता है, कमांडिंग पर्सनैलिटी यानी कि हुक्म करने की सलीत उनके अंदर होती है, इंटेलिजेंस यानी ज़हानत होती है, अग्रेसिवनेस यानी दूसरों के ऊपर हमला करने की सलीयत होती है। लीडर्स आर गिफ्ट्स ऑफ गॉड टू मैनकाइंड, कहते हैं वो, यानी ये थ्योरी कहती है कि जो लीडर होते हैं ये अल्लाह की तरफ से एक तोहफा होते हैं। फिर ये थ्योरी कहती है कि एवरीवन कैन नॉट एस्पायर टू बिकम अ लीडर, के हर एक बंदा लीडर नहीं बन सकता, एंड टू अटेन ग्रेटनेस, और ना ही वो अजमत हासिल कर सकता, हर एक बंदा लीडर नहीं बन सकता। ये थ्योरी कहती है कि लीडरशिप क्वालिटीज एंड इफेक्टिवनेस आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। कहते हैं जो लीडरशिप सलीतें होती हैं और उनके जो असरात होते हैं ये आज़ादाना होते हैं, इसमें इंसान कोई भी नहीं मतलब अपनी मेहनत से मशक्क़त से नहीं बन सकता। तो ये बच्चों एक लीडर ग्रेट मैन जो थ्योरी है ये मैंने एक थोड़ी सी इंट्रोड्यूस कराई है, और बाकी भी आगे इंशाल्लाह ये जो थ्योरीज हैं हम ये पढ़ते रहेंगे, ये आपके निसाब के अंदर शामिल हैं, तो इसलिए मैंने ये छोटा सा हिस्सा करिकुलम के साथ ये भी शामिल कर लिया है। अब बच्चों 5वां जो सब्जेक्ट है वो अभी आपका आ रहा है वो इंग्लिश। इंग्लिश में आज मैंने कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो कि पेपर में आती हैं वो मैंने शामिल की हैं आपके लिए, ज़रा देखें। हम अक्सर बोलते हैं इट इज़ टाइम टू रेस्ट, ये फिक्रा गलत है, असल में होना चाहिए इट इज़ टाइम फॉर रेस्ट। तो पेपर में 4-5 फिक्रे लिखे होते हैं, जैसे इट इज़ टाइम टू रेस्ट लिखा होगा, इट इज़ टाइम फॉर रेस्ट लिखा होगा, इट इज़ टाइम यानी कि इट इज़ टाइम ऑफ रेस्ट लिखा, इट इज़ टाइम ऑफ रेस्ट लिखा होगा, इट इज़ टाइम टू बी रेस्ट लिखा होगा। तो जो दुरुस्त है वो आपने अगर याद किया होगा तो आप वहाँ पे आराम से लिख लेंगे। नंबर 2 है आई वेंट टू होम। बच्चों याद रहे कि होम से पहले कभी वेंट नहीं यानी टू नहीं आता। आई वेंट होम यानी कि वेंट से होम से पहले टू की प्रेपोजिशन नहीं आती। यू आर वेरी काइंड ऑन मी, तो मेरे साथ बहुत मेहरबान हो, ये फिक्रा गलत है। यू आर वेरी काइंड टू मी।
तो ये फिक्रा आई, यू आर वेरी काइंड ऑन मी, ये फिक्रा दुरुस्त नहीं है बल्कि यू आर वेरी काइंड टू मी, ये फिक्रा दुरुस्त है। उसके बाद बच्चों मंकीज लिव ऑन ट्रीज, बंदर दरख्तों पर रहते हैं। ये तो हमें पता है कि दरख्तों पर रहते हैं, लेकिन ऑन ट्रीज नहीं आएगा, मंकीज लिव इन ट्रीज आएगा, ठीक है ना। दरख्तों में रहते हैं, दरख्तों पर नहीं रहते। जिस तरह होता है ना कि बर्ड्स फ्लाई ऑन द स्काई नहीं हम लिखते, हम इन द स्काई लिखते हैं। इसी तरह ये भी याद रखना कि मंकीज लिव ऑन ट्रीज नहीं होता बल्कि मंकीज लिव इन ट्रीज होता है, ये करेक्ट है। आगे द मदर लव्स विद हर सन, ये आ जाएगा द मदर लव्स हर सन, विद नहीं आएगा यहाँ पे विद नहीं आता। आगे नंबर 6 है दे अटैक्ड ऑन मी, तो अटैक्ड ऑन नहीं होता, दे अटैक्ड मी। याद रखिएगा कि अटैक के बाद प्रेपोजिशन ऑन नहीं होती, अटैक्ड के बाद हमेशा पोजीशन खत्म हो जाती है, दे अटैक्ड मी, ये याद रखिएगा। नंबर 7 है एट लास्ट ही रीच्ड इन द गार्डन, दुरुस्त फिक्र है एट लास्ट ही रीच्ड द गार्डन, इन द गार्डन नहीं लिखना, ही रीच्ड दी गार्डन लिखना है। अच्छा ये याद रहे आपको। नंबर 8 है ही पास्ड इन द एग्जामिनेशन, वो इम्तिहान में पास हो गया, तो ही पास्ड दी एग्जामिनेशन होता है, इन द एग्जामिनेशन नहीं होता, ही पास्ड दी एग्जामिनेशन। देखें ये कितनी बड़ी गलतियां जो हम लोग अक्सर करते हैं। नंबर 9 है द पेन इज टू राइट, नहीं, द पेन इज टू राइट विद होता है, यानी कि बाज़ बात ये पेपर में ना खाली जगह की शक्ल में आ जाता है और बंदा सोचना शुरू हो जाता है द पेन इज टू राइट विद, आगे क्या खाली जगह में लिखे, तो याद रखिए टू राइट विद होता है। नंबर 10 आई एम एंग्री ऑन यू, मैं आप पर नाराज हूं, नहीं, आई एम एंग्री विद यू, ये ज्यादा फिक्रा बेहतर है। नंबर 11 है ही राइट्स विद रेड इंक, विद रेड इंक यानी कि हम कहते हैं कि वो सुर यानी कि सही से लिखता है के साथ लिखता है, तो ये सुर सही के साथ नहीं होता, लफ्ज ये होता है ही राइट्स इन रेड इंक, विद रेड इंक गलत है, इन रेड इंक दुरुस्त है। आगे नंबर 12 है आई वॉज नॉट अलाउड टू सिट इन द एग्जामिनेशन, मुझे इम्तहान में बैठने की इजाज़त नहीं दी गई थी, आई वॉज नॉट अलाउड टू सिट फॉर द एग्जामिनेशन, इन द एग्जामिनेशन नहीं आएगा, फॉर द एग्जामिनेशन आएगा। नंबर 13 है ही इज ब्लाइंड फ्रॉम वन आई, वो एक आंख से अंधा है, तो आ जाएगा ही इज ब्लाइंड ऑफ वन आई, ब्लाइंड ऑफ होता अंधा होना, ब्लाइंड फ्रॉम नहीं होता। नंबर 14 है दिस चेक इज ऑफ द नेशनल बैंक, ये चेक नेशनल बैंक है, नहीं, दिस चेक इज ऑन द नेशनल बैंक, यहाँ पर ऑफ नहीं आएगा बल्कि ऑन द नेशनल बैंक आएगा। नंबर 15 है इट इज चेक ऑफ 200 रुपीज, नो, असल जो फिक्र है वो है इट इज चेक फॉर 200 रुपीज। आगे 16 है ही स्वोर ऑफ गॉड, उसने खुदा की कसम उठाई, असल फिक्रा ये है कि ही स्वोर बाय गॉड, ही स्वोर बाय गॉड होता है, ऑफ गॉड नहीं होता। नंबर 17 आई सेड इट अपॉन हिज फेस, मैंने ये बात उसके मुंह पे कही, नहीं, इसको होता है आई सेड टू हिज फेस। आगे नंबर 18 है ही डाइड फ्रॉम कोविड-19, वो कोविड-19 से मर गया, इसका आ जाएगा ही डाइड ऑफ कोविड-19। याद रखिए कोई बंदा अगर भूख से मरता है तो वो डाइड फ्रॉम होता है, अगर कोई बंदा एक्सीडेंट से मरता है वो डाइड फ्रॉम होता है, जो बंदा बीमारी से मरता है वो डाइड ऑफ होता है। इसी तरह जो बंदा अपने मुल्क के लिए मरता है वो डाइड फॉर होता है, ये याद रखना। नंबर 19 है ही इज इल फ्रॉम फीवर, इसका आ जाएगा ही इज इल विद फीवर, फ्रॉम फीवर नहीं होता, यानी कि हम कहते हैं कि वो बुखार की वजह से बीमार हैं, तो असल में होता है कि वो बुखार के साथ बीमार है, ही इज इल विद फीवर। नंबर 20 है ही राइजेज एट सनराइज, वो जब सूर्य निकलता है तो उस वक्त उठता है, नहीं, ही राइजेज विद द सनराइज, एट द सनराइज नहीं आएगा बल्कि विद द सनराइज आएगा। 21 है द मदर बीट हिम बाय अ स्टिक, इसका आ जाएगा द मदर बीट हिम विद अ स्टिक, बाय अ स्टिक नहीं होता। आगे नंबर 22 है ओपन योर बुक्स ऑन पेज 50, हम कहते हैं कि अपने किताब खोलें सफ़ा नंबर 50 पे, जो करेक्ट सेंटेंस है वो ये है ओपन योर बुक एट पेज 50, यानी एट पेज 50 होता है। नंबर 23 है ही विल कम आफ्टर 2 days, वो 2 दिनों के बाद आएगा, जो दुरुस्त फिक्र बच्चों ही विल कम इन 2 days, यानी कम इन 2 days आ जाएगा।
नंबर 24 है एग्स सेल इन डजन, जो अंडे हैं ये दर्जन के हिसाब से बिकते हैं। इसका आ जाएगा एग्स सेल बाय डजन, यानी कि इन डजन नहीं बल्कि बाय डजन। 25 है आई एम गेटिंग लेट फ्रॉम स्कूल, इसका आ जाएगा आई एम गेटिंग लेट फॉर स्कूल, फ्रॉम स्कूल नहीं आता, आई एम गेटिंग लेट फॉर स्कूल होता है। 26 है द एग्जामिनेशन बिगन्स फ्रॉम मंडे, ये गलत बात है कि इम्तहान मंडे से शुरू हो रहे हैं। इसका आ जाएगा द एग्जामिनेशन बिगन्स ऑन मंडे, बिगन्स ऑन मंडे। 27 है मैरी वाज मैरिड विद जॉन, मैरी की जॉन से शादी होगी। इसका आ जाएगा मैरी वाज मैरिड टू जॉन, विद जॉन नहीं आएगा बल्कि टू जॉन आएगा। 28 है नो पाकिस्तानी इज इन दिस कमेटी, यानी कि इस कमेटी में कोई भी पाकिस्तानी नहीं है, तो इन दिस नहीं आता। नो पाकिस्तानी इज ऑन दिस कमेटी, ऑन दिस आता है, इन दिस नहीं आता। नंबर 29 है हिज लाइक अ ब्रदर फॉर मी, वो मेरे लिए भाइयों जैसा है। असल फिक्र है हिज लाइक अ ब्रदर टू मी, फॉर मी नहीं बल्कि टू मी। 30 है राइट इन ऑन मार्जिन ऑन योर बुक, ये जो कुछ भी आप लिख रहे हैं ये आपने किताब के हाशिए पर लिखे हैं, तो इसका आ जाएगा राइट इट इन द मार्जिन ऑन योर बुक, यानी कि राइट इट इन द मार्जिन, ऑन द मार्जिन नहीं आएगा, इन द मार्जिन के अंदर लिखा जाता है। नंबर 31 है इंडिया इज इन द ईस्ट ऑफ पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान के मशरक में। नो, इसका आ जाएगा इंडिया इज टू द ईस्ट ऑफ पाकिस्तान, इन द ईस्ट ऑफ पाकिस्तान बल्कि टू द ईस्ट ऑफ पाकिस्तान। आगे 32 है ही हैज़ नो चाइल्ड फ्रॉम हिज वाइफ, दिस वाइफ, उसका इस बीवी से कोई बच्चा नहीं है। इसका आ जाएगा ही हैज़ नो चाइल्ड बाय दिस वाइफ आएगा, फ्रॉम दिस वाइफ नहीं आएगा। 33 है आई प्रिवेंटेड हिम टू फॉल, मैंने उसे गिरने से रोका या बचाया, तो इसका आ जाएगा आई प्रिवेंटेड हिम फ्रॉम फॉलिंग, मैंने उसे गिरने से बचाया, टू फॉलिंग आएगा बल्कि फ्रॉम फॉलिंग, गिरने से बचाया। 34 है व्हाट यू आर टॉकिंग, तुम किस बारे में बात कर रहे हो, यह गलत फिक्र है। व्हाट आर यू टॉकिंग ऑफ, इसका मतलब आप कौन सी बात कर रहे हैं, व्हाट आर यू टॉकिंग ऑफ। अब 35 है ऑफ द मैन यू स्पीक काइंड टू सी मी वंस, ऑफ द मैन यू स्पीक, जिस बंदे के बारे में तुमने बात की, केम टू सी मी वंस, वो एक बार मुझे आके मिला। इसका आ जाएगा द मैन यू स्पीक ऑफ, वो आदमी जिसके बारे में आपने बात की, केम टू सी मी वंस, एक बार मुझे मिलने आया। तो इसमें भी आपने क्या करना है कि ऑफ द मैन यू नहीं आएगा बल्कि द मैन यू स्पीक ऑफ आएगा। तो बच्चों इसी के साथ आज का बहुत लेंथी लेक्चर था जिसमें मैंने आपको 5 जो सब्जेक्ट हैं वो टीच किए हैं, इस्लामियात, कश्मीरियात, करंट अफेयर्स और उसके अलावा पेडागोजी और इंग्लिश। इसको ज़रा अच्छे तरीके से याद करें और जो इनको नोट करें। मुझे उम्मीद है कि आप इस चीज़ को बहुत ही सीरियस लेंगे और नोट करेंगे और रिवाइज करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।